गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ब्रिटिशर्स जब हमारी कंट्री में ट्रेड कर रहे थे तो उस समय उन्होंने वेरियस सिस्टम इंट्रोड्यूस किए गए थे, महालवारी सिस्टम, मोनरो सिस्टम, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू वो जनरेट कर सके। पर लेकिन ये सारे सिस्टम इनके फेल हो गए। ओके, अब जो हम नया टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे व्हाई डिड इंडियन कल्टीवेटर्स हैव टू प्रोड्यूस क्रॉप्स फॉर यूरोप। इंडियन कल्टीवेटर्स यानी इंडियन फार्मर्स को ब्रिटिशर्स के लिए क्रॉप्स क्यों ग्रो करनी पड़ी। ओके, जैसे जैसे समय बढ़ता गया ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बात तो रियलाइज करी कि हम इंडिया से सिर्फ रिवेन्यू यानी कि ज़मीन पर, उनके लैंड पर टैक्स वसूलने से ही हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर हम इंडिया के पीपल से अगर क्रॉप्स ग्रो करवाए, उनको सस्ते रेट्स में खरीदे तो हम और ज़्यादा डेवलप कर सकेंगे। ओके, ओवर द ईयर द ईस्ट इंडियन कंपनी अंडरस्टूड द इंडियन countryside was not only the source of huge land revenues but also a resource from production of the crops that were high in demand in Europe. यूरोप में ऐसे बहुत सारे इंडियन क्रॉप्स थी जो कि बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में थी। तो ब्रिटिशर्स ने इस बात का रियलाइजेशन हो गया था उनको कि सिर्फ इंडिया से हम सिर्फ हाई अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एज अ फॉर्म ऑफ लैंड, जो लैंड टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, सिर्फ उसी पर ना टिकते हुए हम इनसे और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं बाय इंडल्जिंग इंडियन फार्मर्स टू ग्रोथ क्रॉप्स जो कि यूरोप में जो बहुत ज़्यादा महंगी बिकती हैं। ओके, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 18th century the company made all the efforts to expand opium and indigo farming. अब 18th century के एंड होते होते ब्रिटिशर्स ने इंडियन फार्मर्स को दो क्रॉप्स ग्रो करने की सबसे ज़्यादा कहा। एक था इंडिगो और दूसरा था ओपियम। ओपियम जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं अफीम, ओके, जो कि मेडिसिन बनाने में यूज़ होती है, और इंडिगो जो कि एज अ डाई काम आती है, जो कि कपड़ों को रंगने में काम आती है। आपने अगर आज के टाइम पे सुना हो नील, है ना, ब्लू कलर का होता है नील, जो कि वाइट कलर के कपड़ों में शाइन देता है। ओके, तो इंडिगो उस समय इंडिया के फार्मर जो इंडिगो था पूरे वर्ल्ड में फेमस था और यूरोप में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। ओके, सिंस देन फॉर अबाउट 150 years the Britishers persuaded or forced cultivators across India to grow crops. इसके बाद 150 साल तक ब्रिटिशर्स ने इंडियन कल्टीवेटर्स यानी इंडियन फार्मर्स को प्रेशराइज किया, फोर्स किया उनको अपने मुताबिक कौन सी क्रॉप्स ग्रो करनी है, कौन सी नहीं। उसमें से जो कुछ फेमस क्रॉप्स थी वो थी असम में टी ग्रो कराई जाती थी, चाय ग्रो कराई जाती थी। उत्तर प्रदेश यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस, अर्लियर इसका नाम जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तब यूनाइटेड प्रोविंस नाम था, आज के प्रेजेंट डे में उत्तर प्रदेश था, वहाँ पर शुगर केन ग्रो करवाते थे। बंगाल में जूट ग्रो करवाते थे। मद्रास यानी चेन्नई में राइस ग्रो करवाते थे। महाराष्ट्र और पंजाब में कॉटन ग्रो करवाते थे और वीट यानी गेहूँ पंजाब साइड ग्रो करवाते थे। दे यूज वेरियस मीन्स टू एक्सपांड द कल्टिवेशन ऑफ दिस क्रॉप्स। ओके, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी जिससे कि इंडिया में क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ता जाए। तो हम एग्जांपल लेंगे इसमें इंडिगो क्रॉप का, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड है यूरोपियन, पूरी यूरोप के मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड में था। ओके, इंडिगो इज अ डाई ऑब्टेन फ्रॉम इंडिगो प्लांट विच मेनली ग्रोज इन द ट्रॉपिकल रीजन। ओके, इंडिगो एक ऐसा प्लांट था जो कि डाई के यूज में, रंगाई के यूज में यूज किया जाता था। ओके, इंडियन इंडिगो वॉज यूज फॉर टेक्सटाइल डाइंग इन ब्रिटेन, फ्रांस और इटली since as early as the 13th century, much before the East Indian Company was set up. अब इंडिगो इतना फेमस था कि इटली, फ्रांस, ब्रिटेन में यूज़ किया जाता था फ्रॉम 13th century, बट लेकिन ईस्ट इंडियन कंपनी के सेटअप होने से पहले ही बहुत ज़्यादा फेमस था। However, only small amount reached this country due to its high price. बट लेकिन इंडियन कल्टीवेटर्स उस समय बहुत ज़्यादा हाई रेट्स में बेचते थे, वहाँ तक पहुँचते उसका दाम बहुत ज़्यादा, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, इसलिए कम अमाउंट का इंडिगो ही इन कंट्रीज तक पहुँचाया जा सका। तो यूरोपियंस ने इसका अल्टरनेट ढूंढा वुड नाम का, जो कि एक टाइप की डाई होती है सेम एज इंडिगो। ओके, जो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो जाती थी और बहुत ज़्यादा ग्रो होती थी। सो यूरोपियन कल्टिवेटर्स ग्रू वुड इन नॉर्दर्न इटली, southern France and parts of Germany and Britain. Due to stiff competition from indigo producers, wood producers in Europe persuaded their governments to ban the import of
इंडिगो। बट लेकिन इंडिगो जो था बहुत फेमस था और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था। पर लेकिन सिंस इंडिगो की सप्लाई भी हो रही थी तो वहाँ के जो वुड फार्मर्स थे, मतलब इंडिगो की डिमांड तो बहुत ज़्यादा थी, तो वुड फार्मर्स जो कल्टिवेटर्स थे उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट से ये बोला कि आप इंडिगो का इंपोर्ट करवाना बंद कर दो, मतलब कि कोई भी बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री में इंडिगो सप्लाई नहीं कर सकता है। हालांकि जो फैक्ट्री ओनर्स थे या फिर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड थे उनका ये मानना था कि इंडिगो कई गुना ज़्यादा अच्छी है वुड से। However, the people who dyed cloth preferred indigo to wood as the color from wood was dull and not match the rich blue color of Indian indigo. है ना, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो मालिक थे उनका ये मानना था कि वुड जो डाई करने के बाद जो कलर देता है वो बहुत ज़्यादा डल रहता है एज कम्पेयर टू इंडियन इंडिगो। ओके, In 17th century, cloth manufacturers in Europe demanded relaxation of the ban on indigo import. इसके बाद में 17th century तक आते आते जो वहाँ के टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैक्ट्रीज के ओनर्स थे उन्होंने एक बात की डिमांड रखी कि ये बैन इंडिगो का जो बैन है हमारी कंट्री में इसको हटा दिया जाए। ओके, इंडिगो प्लांटेशन केम अप इन जमाइका, ब्राज़ील, करेबियन, वेनेजुएला एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब इन जगह पे कौन कौन से पीपल्स कल्टीवेट कराते थे? जमाइका में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पीपल्स कल्टीवेट करवाते थे। ओके, ब्राज़ील में पोर्टुगीज को कल्टीवेट करवाते थे। कैरेबियन आइलैंड्स में फ्रांस कल्टीवेट कराता था और वेनेजुएला में स्पेनिश। ये सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि अदर कंट्रीज़ पे रूल कर रही थी, अपनी कॉलोनी बना के रखी हुई थी। The onset of the industrialization in Britain was the end of the 18th century, brought in a huge demand for इंडिगो। 18th सेंचुरी तक आते आते इंडिगो की बहुत हाई डिमांड बढ़ती गई क्योंकि ब्रिटेन उस समय टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ग्रो करता जा रहा था। Britain industry expanding its cotton production, the demand for dyes grew dramatically. However, during this time, the supply of indigo from America and West Indies also came to an end. और इस दौरान एक और चीज़ जो फायदा वो हुई कि अमेरिका जो पास में था उनसे या इंडीज जो पास में थी वहाँ पे इंडिगो की मैन्युफैक्चरिंग या फिर कल्टिवेशन कम होता गया और ख़त्म ही होता गया। एंड इंडिगो प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड फेल बाय हाफ बिटवीन 1783 टू 1789। और जो पूरा इंडिगो पूरे वर्ल्ड में जो भी मैंने आपको जो कंट्रीज गिनाई वहाँ पर इंडिगो की जो कल्टिवेशन है वो पूरी आधी हो गई। ओके, नाउ ब्रिटिश डायर्स अर्जेंटली सर्च फॉर ए न्यू सोर्स ऑफ इंडिगो। और यहाँ पर ब्रिटिशर्स को एक नया कंट्री चाहिए थी जहाँ से वो इंडिगो अपने कंट्री में ला सके क्योंकि इंडिगो की डिमांड बढ़ती जा रही थी। ब्रिटिशर्स कंपनी उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप कर दी थी, बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में होने लगे तो उन्होंने कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। तो अब इंडिगो की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा थी। और रही बात जब हमने कंट्रीज़ की बात करी, जमाइका, ब्राज़ील, कैरेबियन, यहाँ से इंडिगो आना लगभग बंद हो गया। ओके, तो उनके पास अब जो सोर्स बचा था वो कहाँ था? वो इंडियन कॉलोनी, क्योंकि इंडिया में जो इंडियन इंडिगो था वो केपेबल था कि ब्रिटिशर्स को हेल्प कर सके डाइंग में। India a supplier of indigo. To meet the excessive demand for indigo in Europe, the company tried to extend the area under indigo cultivation and encourage indigo farming in Bengal। और इसकी शुरुआत उन्होंने बंगाल में की जहाँ पर उनके वहाँ बंगाल के कल्टिवेटर्स को फोर्स किया गया कि आप इंडिगो कल्टिवेशन कीजिए। By the late 18th century, Bengal witnessed huge growth in indigo cultivation and indigo from Bengal became famous throughout the world। और इसी दौरान बंगाल में भी इंडिगो कल्टीवेशन बहुत लार्ज स्केल में होने लग गया और वो पूरे वर्ल्ड में ये बंगाल का जो इंडिगो है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। ओके, द शेयर ऑफ इंडियन इंडिगो इन टोटल इंडिगो इंपोर्ट ऑफ ब्रिटेन इंक्रीज फ्रॉम 30% इन 1788 टू 95% इन 1810। जहाँ 1788 में इंडिया से यानी बंगाल से इंडिगो 30% जाता था, 1810 तक वो इंडिगो जो सप्लाई हो रहा था ब्रिटेन में वो 95% हो चुका था, मतलब कि एक लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हो रहा था। दिस प्रॉम्प्टेड कंपनी ऑफिशियल्स एंड कमर्शियल एजेंट्स टू इन्वेस्ट इन इंडिगो प्रोडक्शन। मैनी कंपनी ऑफिशियल्स left their jobs and took to indigo plantation. Indigo cultivation offered such high profits that many Scotsmen and Englishmen were drawn to India to become planters. If required, they could even available loans for indigo cultivation from company and banks which were being न्यूली सेटअप ड्यूरिंग दैट टाइम। और सिर्फ
ब्रिटेन ही नहीं, अदर पीपल्स भी यहाँ पर इंडिया पे आकर बसने लगे और यहाँ पे इंडिगो कल्टीवेशन करने लगे। लाइक स्कॉट पर्सन यानी कि नीदरलैंड से पर्सन आने लग गए, इंग्लिश यानी अमेरिकन पर्सन यहाँ पर आके बसने लग गए और यहाँ पे कल्टीवेशन करने लग गए। उसकी हेल्प ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी कर रही थी, क्योंकि इंडिगो एक ऐसा सोर्स बन गया जिससे कि बहुत से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। ओके, अब प्रॉफिट कौन कमा रहा था? ईस्ट इंडियन कंपनी। ओके, वो लोग सस्ते रेट्स में खरीद रहे थे और वहाँ पर वो महंगे रेट्स में बेच रहे थे। यहाँ पर इंडियन फार्मर्स को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। ओके, इंडियन फार्मर्स से तो लो प्राइस में खरीदा जा रहा था, इसीलिए वो उनको फ़ायदेमंद हो रहा था। ओके, अगर वो इंडियन फार्मर्स को भी उतना ही पे करते तो उनको फ़ायदा नहीं होता, पर लेकिन इंडियन फार्मर्स को वो सिंस इंडियन जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी वो ब्रिटिश अंडर आ गई थी, तो वो अपने हिसाब से ही वो रेट्स डिसाइड करते थे। ओके, सो हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड? इंडिगो कल्टिवेशन दो टाइप में होता था, एक होता था नीच कल्टिवेशन, एक था रायटी कल्टिवेशन। ओके, नीच कंसिडर्ड लेस देन 25% ऑफ द टोटल एंड रायटी कंट्रीब्यूटेड 75%। नीच कल्टिवेशन के थ्रू 25% कंट्रीब्यूशन होता था इन द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो और रायटी कल्टिवेशन के थ्रू 75%। अब नीच कल्टिवेशन क्या होता है, रायटी कल्टिवेशन क्या होता है, जानते हैं। Under niche cultivation, planters grew indigo on lands under their own control. They purchased or rented land from zamindars and hired laborers to work on it. However, they found it difficult to expand indigo plantation under this system. Indigo cultivation needed fertile lands, most of which were already densely populated. It also required a large compact area, while only small scattered plots of land were available. niche cultivation ऐसे cultivators होते थे जो जमींदार से लैंड रेंट पे लेते थे। ओके, जहाँ पर वो कल्टीवेशन करते थे। बट लेकिन इंडिगो कल्टीवेशन की एक खास बात ये है कि बहुत लार्ज एरिया ऑफ लैंड पर ही इसको ग्रो किया जाता था, पर लेकिन ज़मींदार इसको स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड देते थे। ओके, इसके साथ साथ ज़मीन फर्टाइल में होनी चाहिए। ज़मींदार ऐसी ज़मीन देते नहीं थे कि वो फर्टाइल हो, मतलब फर्टाइल लैंड देते नहीं थे। ओके, सो तो जो फार्मर्स होते जो ज़मींदार से रेंट लेते थे तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी। टू डील विथ दिस सिचुएशन, planters tried to get area around indigo factories or rent by evicting peasants from their lands. However, they failed due to protests from peasants. The other hindrance was the time for indigo cultivation, which coincided with that of rice cultivation. It was difficult to arrange labor for large-scale indigo cultivation, as most of the labor used to occupy due to the busy rice cultivation season. अब एक और चीज़ यहाँ पे ये हुई कि इंडिगो कल्टीवेशन भी उसी दौरान होता है जिस समय राइस कल्टीवेशन। तो ऐसे बहुत ऐसे फार्मर्स होते थे जो कि इंडिगो को कल्टीवेट ना करते हुए राइस कल्टीवेट करते थे। रीज़न ये था कि राइस वहाँ का स्टेपल डाइट होती थी बंगाल साइड की, अभी भी है, वहाँ पे चावल ज़्यादा से खाते हैं। तो उस समय एग्रीकल्चर ही ज़्यादा वो होता था कि जो खाना जो भी उनको ग्रो करना होता था, अपना फूड ग्रो करना था, वो एग्रीकल्चर के थ्रू करते थे। तो वो राइस ग्रो करते थे। ओके, क्योंकि उनका वो एज ए लाइवलीहुड का आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो राइस ही वो थ्रू आउट द ईयर खाएंगे। ओके, सो वो राइस को ज़्यादा प्रेफर करते थे एज कम्पेयर टू इंडिगो के। इंडिगो में इतना फ़ायदा नहीं मिलता था फार्मर्स को, तो ये एक तरीके से ये भी एक ड्रॉबैक था उस समय का। ओके, अ लार्ज नंबर ऑफ प्लाउज एंड बुलॉक्स वर आल्सो नीडेड फॉर इंडिगो प्लांटेशन। 2 प्लाउज वर नीडेड फॉर इंडिगो प्लांटेशन। उन्होंने 1 बीघा, ये प्लांटर एंड 100 बीघा ही ने 200 लाउड्स। और उसके साथ साथ इंडिगो कल्टीवेशन में हल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 1 बीघा में कम से कम 2 हल चाहिए। अगर किसी पर्सन के पास 100 बीघा ज़मीन है तो उसके पास कम से कम 200 हल होने चाहिए, जब जाके वो इंडिगो प्लांटेशन कर पाएगा। तो काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए था प्लाउस खरीदने के लिए, फिर उनको मेंटेन करने के लिए, फिर उसके साथ उस समय ब्लॉक्स चलती थी यानी कि बैल चलते, तो बैल भी होना जरूरी है। तो काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए रहता था। एज़ कम्पेयर टू राइस प्लांटेशन देखोगे तो उसमें इतना नहीं चाहिए रहता, बट लेकिन इंडिगो प्लांटेशन में ज़्यादा चाहिए रहता। सो ये काफ़ी डिफिकल्ट बनता था फॉर द नीच कल्टिवेशन पीपल्स, है ना, ऐसे पीपल जो कि ज़मींदार से लैंड रेंट पे ले और वहाँ पे कल्टिवेटिंग करे। ओके, अब होता है राइटी कल्टिवेशन। राइटी सिस्टम और कल्टीवेटर्स, इसमें क्या हुआ था कि जो कल्टीवेटर्स थे यानी फार्मर्स, राइट्स यानी फार्मर्स थे, इनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया। ओके, इफ दे प्रोटेस्टेड द विलेज हेडमैन वाज फोर्स्ड टू साइन द एग्रीमेंट्स ऑन देयर बिहाफ। और ऐसा नियम था कि अगर कल्टीवेटर्स उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करता है तो कोई बात नहीं, विलेज का हेडमैन होता था, उससे ही वो लोग ज़बरदस्ती साइन करवा लेते थे। Okay, once the agreement was signed, the rights were given loans at low interest rate
Along with loans, they were also given seeds and machinery to cultivate indigo crops. However, after taking the loan, they were compelled to use at least 25% of their total land area for the indigo cultivation. अब इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये है कि हम आपको लोन देंगे और उस लोन का आपको यूज़ करना पड़ेगा आपको इंडिगो कल्टिवेशन पे, अगर फार्मर्स की मर्जी हो या ना हो, क्योंकि उन्होंने हेडमैन से विलेज हेडमैन से साइन करवा लेते थे उस कॉन्ट्रैक्ट में, ओके। और कम से कम भी आपको आपके लैंड का 25% एरिया आपको कल्टीवेशन करना था। अब ये राइटी सिस्टम क्यों नहीं, राइटी कल्टीवेशन क्यों निकाला गया था, क्योंकि उस समय फार्मर्स राइस कल्टीवेट करना चाहते थे, क्योंकि दोनों सीजन सेम आते हैं। इंडिगो भी उस समय कल्टीवेट होगा जिस समय राइस कल्टीवेट होगी, तो फार्मर्स राइस कल्टीवेशन करते थे। इस चीज़ से हटाने के लिए उनसे ये ज़बरदस्ती का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे, जिससे कि वो लोग अब ऑब्वियसली बात है, आपको लोन दे दिया है तो आपको लोन चुकाने के लिए आपको इंडिगो तो कल्टीवेट करना पड़ेगा, और ज़बरदस्ती देते थे वो लोन, ताकि फार्मर्स बाउंड हो जाए कि उनको इंडिगो ही ग्रो करना पड़े। द राइट सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन इज ऑल्सो हैड इट्स शेयर ऑफ प्रॉब्लम। दो लो इंटरेस्ट रेट लुक अट्रैक्टिव इनिशियली, द राइट डिड नॉट गेट a good price for their indigo and therefore could not repay the loan। और इसके साथ साथ एक और माइंड में ये खेला गया था कि भले उनको लोन तो प्रोवाइड कर दिया जाता था, ओके, बट लेकिन जो उनसे इंडिगो खरीदते थे, तो मैंने आपको पहले बताया था कि ब्रिटिशर्स इंडियन फार्मर्स से लो रेट्स में इंडिगो खरीदते थे, तो उनसे इतने लो रेट्स में खरीदते थे कि वो लोन का अमाउंट ही वापस रीपे नहीं कर पाते, जिससे कि वो वापस से कर्जे में आ जाते थे, तो उनको ना चाहते हुए भी इंडिगो प्लांटेशन करना पड़ता था। तो फॉर मोर ओवर वंस द क्रॉप वाज डिलीवर्ड दे वर गिवन फ्रेश लोन एंड इन दिस वे द लोन साइकिल कंटिन्यूड। और इस वजह से अब उनको नेक्स्ट सीजन में भी लोन लेना पड़ता था, क्योंकि उनके खर्चे ही नहीं निकल पाते थे, वो लोन ही नहीं चुका पाते थे। तो वो लोग बोलते थे ठीक है, आप नया लोन लीजिए, अपना पुराना लोन चुका दीजिए इस नए लोन से, और इसका थोड़ा बहुत हिस्सा आप कल्टिवेशन में इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये इनकी लोन साइकिल, इनका लोन अमाउंट बढ़ता गया। ये तरीके एक ब्रिटिशर्स का एक वेल प्लान्ड वो था, जिससे कि इंडियन फार्मर्स को फोर्स कर सके इंडिगो कल्टीवेशन करने के। To make the matter worse, they were unable to grow rice on their fields after an indigo harvest। इसके साथ साथ होता क्या था, जब वो इंडिगो कल्टीवेट करते थे तो उनके पास समय ही नहीं बचता था कि राइस कल्टीवेट कर सके, तो वो अपने खाने के लिए कुछ चीज़ें कुछ भी चीज़ ग्रो नहीं कर पाते थे। सो इंडिगो कल्टीवेशन, राइटी कल्टीवेशन 75% इन्वॉल्व होती थी, पर लेकिन इसमें फार्मर्स का कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ ब्रिटिशर्स का ही फ़ायदा होता था। सो दिस आर द टू टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन, नीश कल्टीवेशन और राइटी कल्टीवेशन, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कैसे इंडिगो कल्टीवेशन रोका गया, जो फार्मर्स थे उन्होंने कैसे रिवॉल्ट किया और इंडिगो कल्टीवेशन को रोका गया, क्योंकि वो उन फार्मर्स के लिए फ़ायदेमंद नहीं था। उससे सिर्फ प्रॉफिट जो अर्न करते, सिर्फ ब्रिटिशर्स अर्न करते, फार्मर्स अर्न कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। सो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ओके। आज के लिए इतना ही।